हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब इन द नेम ऑफ मेजेस्टी, इन द नेम, जैसे आज कोई भी काम होता है तो वो इंडियन प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को सुप्रीम माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। है क्या है क्राउन रूल? अब ये आया कब, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत होती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द स्पॉय म्यूटनी होती है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और स्पॉय म्यूटनी, ये एक्ट, इस एक्ट को क्या कहा जाता है? गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनका क्या कहने का मतलब था, अब एक अच्छा एक्ट लाया हमने, गुड गवर्नेंस का एक्ट कहा गया उस टाइम पे इसको। और इस एक्ट को मतलब जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसको क्या क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्पॉय म्यूटनी। और इसे ये भी माना जाता है कि ये वेक कॉल थी इंडियंस के लिए कि उठ जाओ, अब जो झगड़े वगैरह हो, जो भी हम जो हैं, हम एक किसी के कंट्रोल में हैं, वी आर द पपेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये वेकअप कॉल थी इंडियंस के लिए, अब जाग जाओ जाग जाओ, अब देखो क्या हो रहा है। अब इसके फीचर्स क्या थे? पहला फीचर क्या था? गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया। अब जो वाइसरॉय था वो किसको डायरेक्ट करेगा? कंपनी को नहीं करेगा, वो सीधा डायरेक्ट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें जैसे ही ये गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, तो उसमें क्या कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसे जो ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया में डायरेक्ट रूल करेगा, एक तो ये कहा गया। दूसरा एक सिस्टम एंड हुआ, वो कौन सा सिस्टम एंड हुआ? डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म हुआ। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म हुआ। बोर्ड ऑफ एबॉलिशिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी जगह एक चीज़ ख़त्म की तो दूसरी चीज़ बनाई भी तो। वो दूसरी चीज़ क्या बनाई? इन्होंने क्या बनाया? क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी बनाया, एक सेक्रेटरी की पोजीशन बना दी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया को करेगा। किसको करेगा? वाइसरॉय को करेगा। वाइसरॉय और सेक्रेटरी दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हो गई हमारे इंडिया में, ठीक है। वो दो इम्पॉर्टेंट जो पोजीशंस थी वो डायरेक्ट हमें उसमें करेंगी। फिर इसमें इस्टेब्लिश की गई 15 मेंबर की काउंसिल, जो किसको असिस्ट करेगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। ये काउंसिल को क्या कहा गया? एडवाइजरी बॉडी कहा गया, ठीक है। इससे उस और इसमें किससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, यही बताया हुआ है कि वो उन्हें क्या कहा गया 1858 में ये गवर्नमेंट सीधे प्रिवेल्ड आ गई। अब ये हमारी गुड गवर्नेंस है, कुछ गुड गवर्नेंस नहीं थी, इनका मैनिपुलेशन के तरीके थे। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट के बाद 1858 का एक्ट आया, जिसे गुड गवर्नेंस ऑफ एक्ट भी कहा जाता है। ये कब आया था? स्पॉय म्यूटनी के बाद। अब दूसरा एक्ट इन्होंने लाया 61 में। अब जो चीज़ें 57 में रह गई थी, अब वो किस में रखी इन्होंने? 61 में लेकर आए, ठीक है। और इसमें क्या आया? 3 एक्ट्स इनेक्ट हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क्स थे। 61 का, 1892 का और 1909 का। 1861, 1892 और 1900 का। The Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history. ये लैंडमार्क बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। कैसे है? यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो 3 लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, उसमें 3 मेंबर्स को चुना गया, 3 इंडियंस को चुना गया। वो कौन कौन से थे? द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। कौन कौन से थे? राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। 1862 में हुआ। और लॉर्ड कैनिंग देन द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3, मतलब इन्होंने 3 नॉमिनेशन के लिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूटिव इसमें एसोसिएट किया गया, रिप्रेजेंटेशन डाली गई इंडियंस की, ठीक है।
फिर इन्होंने कौन सा प्रोसेस लाया, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस लाया, लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई, वापस से रिस्टोर की गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की। इन्होंने क्या किया, रिजर्व द सेंट्रलाइज टेंडेंसी, देन दैट स्टार्टेड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो 1773 में स्टार्ट हुआ था, वही वापस इन्होंने सेंट्रलाइजेशन को रिवर्स्ड किया, डिसेंट्रलाइज्ड किया। और फिर ये कब तक चला सारा सिस्टम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक। ये इसके जो पॉलिसी थी वो डेवोल्यूशन किसका रिजल्ट थी, कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी, पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी किसको दी गई, प्रोविंसेस को दी गई। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, कहाँ पे, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन्स में, पंजाब में। और यहाँ पे क्या ये कब एस्टेब्लिश हुई, बंगाल में कब हुई, 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन्स में कब हुई, 1886 में, पंजाब में कब हुई, 1897 में। It empowered the viceroy to make rules and orders for the convenient transaction of business and council in the council. अब इन्होंने ना एम्पावर किया, ऑर्डर्स, कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस, ये सब के बारे में। इट ऑल्सो गेव द रिकोगनाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। अब इन्होंने किसको रिकोगनाइजेशन दी, पोर्टफोलियो सिस्टम को। अब ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंगमैन। कब किया था, 1559 में। 58 में क्या आया था, गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट में क्या आया था, वाइसरॉय की पोजीशन आई थी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ख़त्म कर दिया गया था। तो 59 में ही आ गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स। अब वाइसरॉय जो है वो काउंसिल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए गए। वो अब जो वाइसरॉय था वो किसी भी या तो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का मेंबर हो सकता था, इंचार्ज हो सकता था। ऑन द बिहाफ ऑफ इशू कोई फाइनल ऑर्डर्स जो भी आएंगे मैजेस्टी से या ब्रिटिश क्राउन से, वहाँ उसके हिसाब से। इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू। अब इसने किसको पावर दी, किसको एम्पावर किया, वाइसरॉय को, किसके रिगार्डिंग कि इशू ऑर्डिनेंस करना है। मतलब अब इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल से इतना लेना देना नहीं है, वो खुद भी कर सकता है। और इवन कि जब इमरजेंसी का टाइम हो उस टाइम पर भी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस ऑफ 6 months। अब इनकी ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी हो गई, 6 months। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। अब इनके क्या फीचर्स है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल members in the central and provisional legislative councils but maintain the majority in them। अब इन्होंने क्या किया, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स की गिनती बढ़ा दी। भाई लाए जाओ अब दिखाना तो था ना, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं बैठ सकते थे कि हाँ कुछ भी नहीं दिखाना है, हम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो दिखाना था। उसके दिखाने के कॉम्पनसेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं आपके बिहाफ के ऊपर, तो हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की गिनती बढ़ाते हैं। वो कहाँ से कितनी बड़ी, 16 से आई थिंक 60 तक बढ़ा दी थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि तुम बजट में आओ, बजट में बैठ जाओ, बट तुम एड्रेस कुछ नहीं कर सकते। तो तुम बोल क्वेश्चंस जो है एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब आप डिस्कशन का पार्ट हो बट आपके सुझाव माने नहीं जाएंगे, ये होता था उस टाइम पे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहाँ किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजनल। अब किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, प्रोविजनल ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अब जो गवर्नेंस की रिकमेंडेशन होगी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जाएगी, म्यूनसिपैलिटीज़ में जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी, ट्रेड एसोसिएशंस में जाएगी, ज़मींदार चैम्बर्स, इन सब के लिए। द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन। अब ये सब क्यों हो रहा था कि इलेक्शन लाएंगे,
इलेक्शंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इलेक्शंस जब इंट्रोड्यूस होंगी तो हम बोलेंगे भाई हमने तो इंडियंस को भी बिठाया था, तो कल्प्रिट कौन बना, इंडियंस कौन बने, मतलब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। फिर आता है अगला एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे? वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब ये मैंने बोला ना, और नॉन ऑफिशियल्स की गिनती बढ़ा रहे थे, वो कितने से पहुंच गई? 16 to 60 में पहुंच गई, 16 से सीधे 60 पे पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या था, मतलब इसमें ना फर्स्ट टाइम जो था वाइसराय एंड गवर्नेंस जो को इन एसोसिएट कौन करेगा? इंडियंस एसोसिएट कर सकते हैं। और फर्स्ट किसने किया था? सत्येंद्र प्रसाद सेनाग ने, जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। और ये कौन थे? ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। इनको अपॉइंट क्या किया गया था? लॉ मेंबर। यही एक 1909 में ही सेपरेट कम्युनलिज्म आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन, भाई मुस्लिम को मुस्लिम ही रिप्रेजेंट करेगा, लीडर रिप्रेजेंट करेगा, और हिंदू को हिंदू ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से ही सेपरेट कर दिया गया था हिंदू मुसलमानवाद, इन्होंने ही शुरू किया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। याद रखना, पूछ सकते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? लॉर्ड मिंटो। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हर एक की होने लगी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। इट वॉज लाइक किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। सामने इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करनी थी कि भाई देखो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव। अब वो राजा महाराजा वाला टाइम तो ख़त्म हो गया था, अब राजा महाराजा तो नहीं है, लोग पढ़ने लगे थे। इन्होंने मैकॉले ने जब एजुकेशन सिस्टम लाया, एजुकेशन में मिशनरीज आने लगी, तो इंडियंस ने इंग्लिश भी पढ़ना शुरू की। तो जब इंग्लिश पढ़ना शुरू की, वो एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करना शुरू किया। अब इन्होंने बोला अच्छा भाई अब तुम्हें हम फेस ऑफ रख देते, पर बैक ऑफ द माइंड काम कौन करेंगे? हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कभी होता है ना, सबके 2 बच्चे होते हैं, मतलब 2 या 3 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बड़ा शरारती होता है, कोई शरारती प्लस चालाक होता है। वो क्या करता है? शरारत खुद कर देता है, नाम 2 बच्चों का चढ़ा देता है। बस वही सिस्टम ये कर रहे थे, काम दिख कोई और रहा था, बट बैक ऑफ द माइंड काम कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन कर रहा था, ठीक है। The Government of India Act 1919 was thus enacted, came to into force in। अब ये जो एक्ट था इनैक्ट तो 1919 में हुआ था, फोर्स में कब आया? 1921 में। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पहला वाला मॉर्ले मिंटो, इस बारी मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। ये फीचर क्या थे? इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग। अब इन्होंने क्या किया? अलग कर दिया, सेंटर को अलग किया और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग किया। द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। मतलब अपने अपने सब्जेक्ट्स बना दिए, अब तुम अपने अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से लिस्ट बनाओगे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट continued to be centralized and unitary। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था ये क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड हुआ और इनकी क्या आई? यूनिटरी आई। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हुआ, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। कौन कौन सी? ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में हुआ। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को कौन देखेगा? गवर्नर, विद द एड ऑफ मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन देखेगा? गवर्नर, और वो उसकी कौन सी काउंसिल होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। पहले की जो ट्रांसफर्ड की उनकी लेजिस्लेटिव और इनकी कौन होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। विदाउट बीइंग द रिस्पॉन्सिबल टू
अब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिसाब से। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज डायरकी। अब इस स्कीम को क्या कहा गया? डायरकी। अब ये डायरकी का वर्ड कहाँ से लिया गया? ग्रीक से। डायरक का मतलब है आर्की मीन्स डबल रूल। अब क्या लगने लगे? डबल रूल लगने लगे, और ये जो रूल था वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम किसको इंट्रोड्यूस किया? बाय कैमरलिज्म को, डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, उसकी नींव कहाँ से पड़ी? सेपरेट कम्युनलिज्म वगैरह से पड़ी। 1909 में रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी। ठीक है, कितने चालाक थे ये, बेस बनाते थे पहले ना, अपना बेस बनाना शुरू कर देते थे। Thus, the Legislative Council was replaced by bicameralism consisting of Upper House Council of State and Lower House Legislative Assembly. इन्होंने जो बायकैमरलिज्म में दो हाउसेस बना दिए कि अपर हाउस जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है एंड लोअर हाउस जिसे क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोनों जो हाउसेस थे वहाँ पे जो लोग आएंगे वो कहाँ से इलेक्ट होकर आएंगे? बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। It required that the 3 of 6 members of Viceroy Executive Council, अब 6 में से जो 3 मेंबर्स थे वो कौन से होंगे? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अदर देन द कमांडर इन चीफ। बाकी किसके होंगे? कमांडर इन चीफ से होंगे। बट टू बी इंडियन, ये कौन होंगे? इंडियंस होंगे। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ, अब पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब सेपरेट कम्युनलिज्म को और एक्सटेंड कहाँ से कर दिया? सिख से कर दिया, इंडियन से कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक कर दिया। फ्रेंचाइजी लिमिटेड टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा अब वोट कौन डाल सकता है? सिर्फ वही डाल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स है, या जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड हिम टू सम ऑफ द फंक्शन हिट्रो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इन्होंने नया हाई कमिश्नर का एक ऑफिस क्रिएट कर दिया। कहाँ पे? लंदन में क्रिएट कर दिया। इसके लिए क्रिएट किया? इंडियंस के लिए, जिसमें इंडियंस के लिए कोई काम नहीं होता था। वो ट्रांसफ़र किए गए हिटेरो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था ना, वो वहाँ पे काम वो भेजता था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, रिपोर्ट्स भेजना, फंक्शंस वगैरह वहाँ से डिसाइड होने लगी। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इन्होंने किसको इस्टेब्लिश किया था? पब्लिक सर्विस कमीशन को, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सेटअप किया गया। वो कब किया गया? 1926 में, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। अब इन्होंने सिविल सर्वेंट्स में भी इंडियंस को लाना शुरू किया। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजनल, अच्छा अब प्रोविजनल बजट से अलग निकलेंगे, और कहाँ किससे अलग किया गया? सेंट्रल बजट से। लेजिस्लेटिव टू इनेक्ट देयर बजट्स, अब इनके लिए अलग से प्रोविजनल लेजिस्लेचर इनेक्ट होगा, सारी वो होगी जिसमें बजट्स आएंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इम्प्रूव इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, जिसमें ये काम कितना करेंगे? 10 साल तक का काम करेंगे। फॉर इट्स कमिंग इनटू फोर्स, 10 साल के लिए इन्होंने ये सारा सिस्टम सेटअप कर दिया। अब साइमन कमीशन क्या है? इन नवंबर 1927 इटसेल्फ 2 years बिफोर, 2 साल पहले इस बिफोर से, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 स्टैट्यूटरी कमीशन। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया 7 मेंबर्स का, अंडर द चेयरमैन ऑफ सर जॉन साइमन। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? सर जॉन साइमन, जो रिपोर्ट करेगा कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इंडिया की क्या रिपोर्ट है, इंडिया ने क्या ग्रो किया है, क्या इन्होंने कितना हमें लूटा है, हमें तंग किया है, उसके हिसाब से। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर्स। अब कमीशन बिठाया है इंडिया के लिए, और मेंबर्स कौन है? सारे ब्रिटिशर्स। वाह जी वाह। अब चोरों को ही बोल दिए कि भाई चोरों को पकड़ो, पुलिस तो ऐसे ही बैठी है, तो कोई करेगा? कुछ नहीं करेगा। द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1930। सो कमीशन ने क्या इसकी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1930 में। एंड रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरकी। अब इसकी में क्या रिकमेंड किया गया था? पहले तो
डायरकी ख़त्म करो, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। अब इन्होंने बोला फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया करो और प्रिंसली स्टेट्स को इस्टेब्लिश करो और कंटिन्यू करो कम्युनल इलेक्ट्रॉन और सो ऑन, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही करो। इट कंसिडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस टाइम पे 3 राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी with the representative of British government, British India and Indian princely states. On the basis of these submitted consideration, joint select committee बिठाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इन रिकमेंडेशंस को देखा गया, कॉपरेट किया गया और इसी की चेंजेस किसमें आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अनाउंस किया था स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के लिए भाई तुम्हारा पहले हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करके मन नहीं भरा, तो अब तुम माइनॉरिटीज़ पे आ गए और उसको क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बट इसको एक्सटेंड कहाँ किया, डिप्रेस्ड क्लास तक, शेड्यूल क्लास तक। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड, अब गांधी जी इस चीज़ से बड़े परेशान हुए और उन्होंने इस प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लास को ओवरटुक फास्ट अनटू डेथ इन यडवड़ा जेल पूना में टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। अब वो चाहते थे ये पास ना हो, तो उन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। अनशन कहाँ पे शुरू किया उन्होंने, याद रखना, येडवरा जेल में शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया था, येडवरा जेल में शुरू किया था, पूना में। एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर ऑफ कांग्रेस। अब ये इनका एग्रीमेंट किसने हुआ था, कांग्रेस के साथ और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में, इनके लीडर्स के बीच में। द एग्रीमेंट नोन एज पूना एक्ट, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, पूना एक्ट। रिटेन्ड द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लास। अब ये सीट्स किसको जाने लगी, डिप्रेस्ड क्लास को। अब कल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम और कल ख़त्म करेंगे। इंडियन एक्ट ऑफ 1947, इसको ख़त्म करके